नमस्कार। आज हम ईरान की 1979 की क्रांति पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा मोड़ जिसने दुनिया को ही बदल दिया। जी हाँ। और कैसे एक धार्मिक नेता अयतुल्ला खुमैनी, जो देश से बाहर थे, वापस आकर सुप्रीम लीडर बन गए। ये कहानी काफी नाटकीय है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी घटनाक्रम को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, इसकी जड़ें हमें पीछे ले जाती हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। ईरान, मतलब तब का पर्शिया, एक तरह से ब्रिटिश और रूसी प्रभाव का अखाड़ा बना हुआ था। तेल है ना, तेल का बड़ा खेल था। बिल्कुल, तेल भंडार अहम थे। और फिर 1951 में एक बड़ा मोड़ आया, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मोसद्देक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये सीधा पश्चिमी हितों पर चोट थी। हाँ, ये तो बड़ा कदम था, लेकिन ये दौर मतलब राष्ट्रीय स्वाभिमान वाला ज्यादा टिका नहीं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं टिका। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से कह सकते हैं एक तख्ता पलट हुआ। मोसद्देक हटा दिए गए और शाह मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता में वापस आ गए, और शायद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। हाँ बिल्कुल। तो शाह के इस दौर में ऐसा क्या हुआ जिसने आगे चलकर क्रांति की जमीन तैयार की? शाह ने ईरान को तेजी से आधुनिक बनाने की कोशिश की, जिसे श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। जी, इसमें भूमि सुधार थे, शिक्षा का प्रसार, और हाँ, महिलाओं को कुछ अधिकार भी दिए गए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, ऊपरी तौर पर। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सुधार मतलब एक तरह से ऊपर से थोपे गए लग रहे थे। जो पारंपरिक धार्मिक वर्ग थे वो इससे काफी नाराज थे। और विकास का फायदा वो सब तक पहुंच रहा था? नहीं, यही तो बात थी। फायदा कुछ खास लोगों तक ही सिमट कर रह गया। अमीर गरीब के बीच की खाई वो बढ़ती चली गई। और हाँ, एक और चीज, शाह की खुफिया पुलिस SAVAK। ओ हाँ, SAVAK का जिक्र तो आता है। बहुत खौफ था उसका। जी बहुत। विरोध की हर छोटी बड़ी आवाज को बड़ी बेरहमी से कुचला जा रहा था। तो डर भी था और अंदर ही अंदर गुस्सा भी पनप रहा था। तो एक तरफ आधुनिकता दिखाने की कोशिश, दूसरी तरफ ये असमानता और दमन। इसी माहौल में फिर आयतुल्ला खुमैनी एक बड़ी आवाज बनकर उभरे। एकदम सही। वो शाह की नीतियों के कड़े आलोचक थे। खासकर ये श्वेत क्रांति, इसे वो पश्चिमी प्रभाव और इस्लाम विरोधी मानते थे। वो सिर्फ धार्मिक नेता नहीं थे, मतलब राजनीति में भी दखल रखते थे। हाँ बिल्कुल। वो राजनीतिक तौर पर भी बहुत मुखर थे। शाह की जो अमेरिका परस्ती थी, इजराइल से जो रिश्ते थे, उन सब के वो खिलाफ थे। और इसी वजह से उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। जी हाँ, 1964 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर देश निकाला दे दिया गया। पहले तुर्की भेजा गया, फिर वो इराक चले गए, नजफ शहर में कई साल वहीं बिताए। 15 साल देश से बाहर, ये तो बहुत लंबा वक्त है। अक्सर तो नेता निर्वासन में गुम हो जाते हैं। खुमैनी ने अपना असर कैसे बनाए रखा, बल्कि शायद बढ़ाया ही। यही उनकी कह सकते हैं रणनीति और दूरदृष्टि काम आई। निर्वासन में रहते हुए उन्होंने विलायत फकीह का सिद्धांत दिया। विलायत फकीह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस्लामी न्यायविद का शासन। ये उस वक्त एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि पारंपरिक शिया सोच में धार्मिक नेताओं का काम सीधे शासन करना नहीं माना जाता था। अच्छा। हाँ, खुमैनी ने तर्क दिया कि भाई, इस्लामी समाज का नेतृत्व तो सबसे योग्य धार्मिक विद्वान को ही करना चाहिए। और अपनी ये बात ईरान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। क्या तरीका? ऑडियो कैसेट्स का इस्तेमाल। ऑडियो कैसेट? सच में? मतलब उनके भाषण टेप होकर गुप्त रूप से ईरान पहुंचते थे? हाँ बिल्कुल। उनके जो जोशीले भाषण थे, संदेश थे, उनकी हजारों कैसेट कॉपियां बनती थीं और मस्जिदों के जरिए घरों तक पहुंच जाती थीं। कमाल है, सेंसरशिप को इस तरह से नाकाम कर दिया। जी, इसने शाह के खिलाफ माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आवाज सीधे लोगों तक पहुंच रही थी, बिना किसी सरकारी रोक टोक के। तो ये कैसेट क्रांति अंदर ही अंदर चल रही थी, और फिर 1978 आते आते विरोध खुलकर सड़कों पर आ गया। हाँ, 1978 में विरोध प्रदर्शनों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो फिर रुका नहीं, बढ़ता ही गया। सरकार ने दबाने की कोशिश की, गोलियां चलीं, बहुत लोग मारे गए। जिससे गुस्सा और भड़का होगा। बिल्कुल। हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 1979 में शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा। वो छुट्टियों कर गए थे, पर कभी लौटे नहीं। और उनके जाते ही खुमैनी की वापसी का रास्ता खुल गया। 1 फरवरी 1979, ये तारीख तो ऐतिहासिक है। यकीनन। जब वो 15 साल बाद तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे तो लाखों लोग थे उनके स्वागत में। कहते हैं 20वीं सदी की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी वो। जबरदस्त। और इसके सिर्फ 10 दिन बाद 11 फरवरी 1979 को सेना ने भी हथियार डाल दिए। शाह की सत्ता का पूरी तरह अंत हो गया। क्रांति कामयाब हो गई थी। क्रांति सफल हुई, राजशाही खत्म। पर अब सवाल था कि आगे क्या होगा? ईरान किस तरफ जाएगा? फौरन एक जनमत संग्रह हुआ। सवाल सीधा था, क्या आप राजशाही की जगह एक इस्लामी गणराज्य चाहते हैं?
और नतीजा? स्रोत बताते हैं कि 98% से ज्यादा लोगों ने हाँ कहा। इसके बाद एक संविधान सभा बनी, नया संविधान लिखा गया और अयातुल्ला खुमैनी देश के पहले सुप्रीम लीडर मतलब सर्वोच्च रहबर चुने गए। सुप्रीम लीडर, ये पद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर था। जी हाँ, और आज भी है। तो एक पूरी तरह नई व्यवस्था बनी जहां अंतिम सत्ता एक धार्मिक नेता के हाथ में थी। खुमैनी जून 1989 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। हाँ, और उनकी मृत्यु के बाद उनके चुने हुए उत्तराधिकारी अयातुल्ला अली खामेनेई वो सुप्रीम लीडर बने और वो आज तक हैं। ये दिखाता है कि खुमैनी ने जिस व्यवस्था की नींव रखी वो कितनी टिकने वाली साबित हुई है। बिल्कुल। वाकई ये सोचना कितना अहम है कि कैसे एक धार्मिक नेता जो निर्वासन में थे, उन्होंने न सिर्फ एक ताकतवर शाह को हटाया बल्कि राजनीति और धर्म के रिश्ते को ही बदल दिया। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो इतने सालों बाद भी ईरान की पहचान है। हाँ, ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये एक विचारधारा की जीत थी जिसका असर आज भी हमें मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में दिखता है।